अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन दिस वीडियो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स आप लोगों की न्यू फेडरल बोर्ड की फ़िज़िक्स की बुक के, और ये यूनिट नंबर 1 है। अच्छा, बुक में यहाँ पे हम यूनिट 10 यूनिट 11 इस तरह से बोल रहे होंगे क्योंकि जो आप लोगों की 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक थी उसमें 9 चैप्टर्स हैं, तो लॉजिकली यहाँ से यूनिट नंबर 10 आपका बनेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब यूनिट नंबर 10 के हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जूल्स पर केजी पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको जो है वो स्पेसिफिक हीट यानी कि हीट कैपेसिटी वाटर की दी हुई है, इसकी वैल्यू पर केजी यानी कि पर किलोग्राम्स पर केल्विन में। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसके यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो चलें हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब इन्होंने हमें क्या डेटा दिया हुआ है, इन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की दी हुई है, कितनी 4180 जूल्स पर केजी पर केल्विन। अब आप लोगों ने नोट करना है कि मैंने यहाँ पे क्या यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं, पर किलोग्राम से पर ग्राम और पर केल्विन से पर डिग्री सेंटीग्रेड में हमने जाना है। तो अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी जो है वो थाउजेंड्स ग्राम के इक्वल होता है। के जो है यहाँ पे एक प्रीफिक्स है किलो यानी कि 10⁻3, तो यहाँ पे ये 1000 ग्राम है। इसी तरह जब 1 केल्विन की बात करते हैं तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जैसे ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ था कि 4180 जूल्स पर केजी पर केल्विन, तो इसको जो है यानी कि अगर ये -1 ऐसे नेगेटिव में पावर होती है तो हम इसको यानी कि डिवीजन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, 4180 जूल, क्योंकि जूल तो पॉजिटिव ही था, डिवाइडेड बाय, अब ये जो किलोग्राम और केल्विन ये नीचे उतरा तो -1 से +1 और ये भी -1 से +1 हो गया। अच्छा, अब मैंने ऊपर जैसे आपको बताया यहाँ पे कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम्स की के इक्वल होता है, तो यहाँ पे केजी की जगह हम 1000 ग्राम लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह 1 केल्विन जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पे भी हमने 1 केल्विन की जगह ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। अब जब आप कैलकुलेटर पे 4180 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.18। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ यूनिट्स को कन्वर्ट किया है, लाइक किलोग्राम को हमने ग्राम्स में कर दिया और केल्विन को जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम्स ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50। अब आपने बताना है कि हमें कितनी हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी 25 किलो वाटर को, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हो सके। तो देखें इस चैप्टर में ऐसा कोई मुश्किल या कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक आधा ही फार्मूला है जो ओवरऑल हर जगह पे यूज़ हो रहा होगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें अब सेकंड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब क्या था कि हमने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब हीट जो है वो कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है पूरी बुक में कि ये कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू नहीं लिख देना, क्योंकि वो चार्ज होता है। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि आपने अमाउंट ऑफ हीट तो फाइंड करनी है। अब मैस कितना दिया हुआ है वाटर का, 25 kg, ये ऑलरेडी अपने ऐसे यूनिट्स में है ना, किलोग्राम्स में, तो इसको मज़ीद कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इंक्रीज इट्स यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या करना है कि हीट जो है वो फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ हीट जो आपको प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला होता है Q = mc डेल्टा T। यहाँ पे m जो है वो आपके पास गिवन मैस होता है, c जो है वो हीट कैपेसिटी होती है, एंड डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चलो मैस तो दिया हुआ है और डेल्टा T भी दिया हुआ है, और Q जो है वो हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या रह गया c। तो अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल में भी हम करके आए हैं कि c की क्या वैल्यू होती है, 4180 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो मैंने एग्जैक्ट ऊपर वाले न्यूमेरिकल से, और अगर ये नहीं भी आपके पास आपको याद नहीं भी है, इवन देन यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपको पता है नीचे वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट्स वगैरह की दी होंगी। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, आपने अपनी जो है वो सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। मैस जो है वो 25 आ गया, सी जो है हीट कैपेसिटी की वैल्यू वाटर की है, यहाँ पे अगर कोई और लिक्विड होता तो हम उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू लगा देते। इसी तरह डेल्टा T जो है वो आपके पास क्या था, 50 डिग्रीज, तो आपने इन सबको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर बुक में 5.25 है तो वो किसी भी एंगल से 5.25 नहीं बन रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए सिंपल था यहाँ पे कि आपने हीट जो है वो फाइंड करनी है, और आपके पास बाकी सारी फिक्स्ड वैल्यूज़ थी, जो गिवन था वो हमने एज इट इज़ पुट कर दिया।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारी कोशिश होती है कि हम प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ लिखें। तो यहाँ पे अब इसको काउंट करें, कितने डिजिट्स हैं, 2 2 5 एंड देन 000। तो यहाँ पे 6 डिजिट्स आपके पास बन रहे हैं। तो 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 और 6 जो है उसको हम मेगा लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 5.225 मेगा जूल्स बन गया। इवन देन अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट भी मज़ीद राउंड ऑफ करें तो ये 5.23 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हाफ के जी ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल इज़ हीटेड फ्रॉम 30 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हाफ के जी क्या है, यानी कि एक होता है 1 kg एंड देन आप उसका हाफ करें तो 0.5 kg हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, इसका डेल्टा टी अगर मैं निकालूँ तो 80 - 30 50 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हीट एनर्जी की आपको वैल्यू दी हुई है 19 किलो जूल्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने हीट कैपेसिटी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, और फिर उसने दूसरी टेम्परेचर की रेंज दी हुई है, यानी कि 125 से 80 आप माइनस करें तो इस डेल्टा टी पे जो है वो कितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो चलें हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि ये चीज़ें आपको गिवन थी, यानी कि मैथ्स गिवन था, फिर दो टेम्परेचर रेंजेस आपके पास थी, 80 में से 30, यानी कि फाइनल में से इनिशियल आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 50 डिग्रीज। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको हीट एनर्जी दी हुई है 19 किलो जूल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किलो जो है वो 1000 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे 19 किलो की जगह 19,000 जूल्स मैंने लिख दिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि सी। अब ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला है Q = mc डेल्टा टी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वो और करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले C जो है वो इस साइड पे रह जाएगा और ये m और डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला बना C = Q/m डेल्टा टी। ऊपर से आपने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है और ये आंसर आपके पास जो है वो आ जाएगा 760 जूल्स पर kg पर केल्विन। ठीक है। अब अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो वहाँ पे एज इट इज़ वही फार्मूला लगना है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है कि टेम्परेचर की रेंज जो है वो अलग दी हुई है, यानी कि इसमें 80 से 125 उसने दिया हुआ है। तो आपने पहले तो डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, और कैसे करना है, 125 में से आपने सिंपल 80 को माइनस कर देना है एंड देन यू विल गेट एन आंसर ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो 0.5 यानी कि हाफ के जी आपको पहले से मैथ्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना। इसी तरह सी जो है वो भी आपने ऊपर पार्ट में फाइंड किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, और इसी तरह जब डेल्टा टी हम देखेंगे तो वो अभी आपने क्या फाइंड किया, 45 डिग्रीज। तो ये आपने इन तीनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना होता है, तो 17,100 को हम यहाँ पे 17 पॉइंट यानी कि इसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 0.1 × 10⁻, अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो इसलिए 10⁻3 क्या होता है, किलो। तो ये इस तरह से बन गया 17.1 किलो जूल्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। अब अगेन चेंज इन टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी हमने फाइंड करना है, किसका, 5 लीटर्स ऑफ वाटर का। अब आप कहेंगे कि भाई लीटर क्या है या हमें केजीज में हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखें सिंपल सी बात है कि 1 लीटर = 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है। तो एक ही बात है, 5 लीटर या 5 kg। इफ़ इट एब्जॉर्ब्स 8.4 मेगा जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे Q की क्या वैल्यू है, 8.4 मेगा जूल्स, और 8.4 मेगा को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेगा जो है वो 10⁻6 के बराबर होता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है 4200 जूल्स पर kg पर केल्विन। तो अब यहाँ पे देखें हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हीट एनर्जी दी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं कि 8.4 × 10⁻6 जूल्स, फिर = अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहें तो आपके पास यही आंसर आएगा, या फिर सिंपल हम अगर इसको सॉल्व करें, या लाइक अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस प्रॉपर कन्वर्ट करनी आती हैं तो आप इसको कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 8.4 × 10⁻6 जो है ये इसके इक्वल आ गया। अब आपके पास जो है ये सारी चीज़ें हैं और आपने डेल्टा टी फाइंड करना है, तो Q = mc डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमने डेल्टा टी फाइंड करना था, तो mc जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे = के जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया आपके पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो आंसर 400 आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है, अच्छा यहाँ पे देखें ये टाइपो की प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ये 5, 6 और 6 लिखा हुआ है, असल में 5, 6 और 7 हमारे बनेंगे MCQs, न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है सबसे पहले एक कंटेनर दिया हुआ है, एक समझ लें एक बर्तन है या एक ऐसा कोई पॉट है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी चीज़ है जिसमें हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसको मिक्स किया है
100 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर था 80 डिग्रीज, इसको हमने मिक्स किया है 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, और उस 200 ग्राम ऑफ वाटर का क्या टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। यहाँ पे अब आपको हीट कैपेसिटी की वैल्यू वाटर की दी हुई है, चाहे तो आप 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन लगा लें या फिर 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो इसमें ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस किलो को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 4.2 आ जाएगा, यानी कि 1000 से डिवाइड करके। इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये 4200 आ जाएगा। तो इसमें ऐसा और कुछ जो है वो कन्फ्यूज़ होने वाला नहीं है। खैर, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ सपोज की है कि आपके पास जो है वो कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा। समझ लें एक आइडियल कंटेनर की, एक आइडियल सिस्टम की जो है बात हो रही है। ठीक है, तो चलें हम इसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप नोट करें तो आपको ये M1 यानी कि मैस 1 दिया हुआ है वाटर का, और ये है M2 यानी कि 200 ग्राम। इसी तरह ये T1 है, एंड देन आपके पास ये जो है वो T2 है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कोई भी हीट लॉस जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब कोई भी हीट लॉस नहीं होता, यानी कि एक आइडियल सिस्टम में हम चलते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हॉट वाटर ने जितनी हीट लूज़ की है उतनी ही कोल्ड वाटर ने गेन कर ली। यानी कि एक हॉट वाटर है जो हीट लूज़ कर रहा है, उसमें से हीट रिमूव होगी क्योंकि वो ऑलरेडी हॉट है। इसी तरह एक कोल्ड वाटर है जिसने हीट अब गेन करनी है। अब क्योंकि आइडियल सिस्टम था, कोई हीट लॉस हो ही नहीं था रहा, तो इसलिए मैंने MC डेल्टा T, यानी कि C तो कॉन्स्टेंट ही होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठंडे और गर्म दोनों पानी की सेम ही रहेगी, तो इन दोनों को हम आपस में बाद में कैंसिल कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे M1C डेल्टा T1 यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है इज इक्वल टू M2C डेल्टा T2। अब यहाँ से C से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ यूँ बना कि M1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा T2। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो है यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। फाइनल टेम्परेचर को यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि दैट इज़ कैपिटल T। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास फॉर्मूला ये बन रहा है कि M1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा T2। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे M1 की वैल्यू रख दी, इसी तरह M2 की भी रख दी जो हमने ऊपर अभी गिवन डेटा में देखा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल्टा T1 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसमें अगर मैंने 80 माइनस T किया है, यानी कि जो आपको टेम्परेचर गिवन था T1 उसमें से फाइनल टेम्परेचर माइनस किया है, तो इसमें से यानी कि दूसरी राइट हैंड साइड पे आके मैंने फाइनल टेम्परेचर में से 20 क्यों किया माइनस। तो अभी इसकी छोटी सी ट्रिक जो है वो रिमेंबर करने की है। अब फॉर एग्जांपल कोई हॉट वाटर है, अगर वो कूल कर रहा है यानी कि उसमें से जब हीट एनर्जी रिलीज होगी, लॉस होगी, तो वो ठंडा ही होगा ना। तो जब कोई चीज़ कूल होने पे जा रही होती है तो आपने जो है वो इनिशियल में से फाइनल टेम्परेचर को माइनस करना है। तो ये आपके पास इनिशियल था, और ऊपर मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि हमने लेट किया है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T है। तो इसलिए अब जो है वो हॉट वाटर अपना हीट जो है वो लूज़ करके हीट एनर्जी उसकी लॉस हो गई, और फिर वो किसी लेस टेम्परेचर पे आ रहा है, तो 80 माइनस T कर दिया। इसी तरह आपने दूसरी ट्रिक याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ हीट अप हो रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोल्ड वाटर ने अब हीट एनर्जी कैप्चर करी और अब जो है वो हॉट हो जाएगा, तो इसके लिए हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। तो ये आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हो सकता है, इसी तरह आपके बुक की एग्जाम्पल्स में यूज़ हो सकता है, या पेपर में आपके पास वैल्यूज़ चेंज करके आती हैं या इस तरह का। तो बस आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखनी है कि कोई चीज़ जब हीट एनर्जी लूज़ करती है और वो कूल होने पे जा रही होती है, तो आपने इनिशियल में से फाइनल टेम्परेचर माइनस करना है, और इसी तरह अगर वो हीट अप होगी, हीट एनर्जी गेन करके गर्म होगी, तो आपने फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो है वो मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी जो आपको गिवन थी। ठीक है, ये हॉट वाटर की वैल्यू थी 80 डिग्रीज और ये कोल्ड की थी 20। अब सिंपल आपके पास यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 माइनस 100 को T से मल्टीप्लाई किया 100T इक्वल टू के इस तरफ आ जाएं। 200 को मल्टीप्लाई किया T से तो 200T माइनस 200 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4000। ठीक है, अब आपने क्या करना है, T वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर ले जाएं, यानी कि ये 200T है और ये माइनस 100T जो है वो उस साइड पे जाएगा तो प्लस 100T हो जाएगा। तो 200 प्लस 100 कितने हो गए 300T। T यहाँ पे क्या है फाइनल टेम्परेचर, और ये जो माइनस 4000 था ये दूसरी साइड पे आके इक्वल टू के प्लस हो गया क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो अब 8000 प्लस 4000 इक्वल्स 12000। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए 300 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो इस साइड पे अगर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो अल्टीमेटली वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होनी है। ठीक है, तो 12000 डिवाइडेड बाई 300, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलें अब हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल नंबर 6।
यहाँ पे आपको एक मैस दिया हुआ है, यानी कि कोई सॉलिड सिलेंडर है और उसका क्या उस पीस का क्या मैस है, क्या वेट है, 200 मैस जो है वो क्या है 200 ग्राम्स है। फिर अब वो कह रहे हैं कि हमने उसको हीट अप किया है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फिर उसको एक कैलोरी मीटर में रख दिया। अब कैलोरी मीटर एक डिवाइस होती है जिसको हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की लैब्स में यूज़ करते हैं और वो हीट कैपेसिटी और इस तरह से ये जो है वो सॉलिड की फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब कैलोरी मीटर जो है उसमें हमने क्या किया कि उसमें ऑलरेडी 200 ग्राम ऑफ वाटर मौजूद था और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अगर उसने एक और वैल्यू हमें बताई कि जो कैलोरी मीटर है, ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका अपना में 60 ग्राम्स है और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 0.9 है। तो देखें इतनी सारी स्टेटमेंट लंबी सारी से कंफ्यूज नहीं होना या इतनी सारी गिवन वैल्यूज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मेरी सिंपल सी लॉजिक ये है कि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू आपको नज़र आ रही है पहले उसको गिवन डेटा में लिख लें और फिर गौर करें कि यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो इस तरह से अगर हम ट्रेस करते हैं अपना पूरा न्यूमेरिकल तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सॉल्व करना आसान लगेगा। तो अब यहाँ पे देखें जितनी भी वैल्यूज़ वगैरह मुझे दी हुई हैं, तो पहले 200 ग्राम पीस ऑफ सॉलिड था, तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने लिख दिया 200 ग्राम। इसी तरह फिर इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था 110 डिग्रीज, तो वो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको वाटर का मैस दिया हुआ है 200 ग्राम, तो ये लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास कैलोरी मीटर की वैल्यू दी हुई है, हीट कैपेसिटी की 0.9, उसका मैस दिया हुआ है 60 ग्राम, फिर फाइनल टेम्परेचर। तो ये सारा कुछ जो है मैंने डेटा नोट कर लिया और अब जो है वो मुझे, और यहाँ पे जो कंडीशन थी कि कोई हीट लॉस भी नहीं हुई सराउंडिंग्स में, वो भी यहाँ पे जो है वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें अक्सर बच्चे जो है वो पूछ सकते हैं या कंफ्यूज होंगे कि अब हमने हर बार हम ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करते आ रहे हैं, तो हम जो है वो इसको 200 को और इस 200 को क्यों जो है वो कन्वर्ट नहीं कर रहे ग्राम्स में, या 60 ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे। तो देखें ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल में देखा कि इसकी पर ग्राम और पर किलोग्राम दोनों में हम वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब क्योंकि आपको गिवन डेटा जो है वो सारा ग्राम्स में है, तो आप केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा और सेम ही सारा वे होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लाइक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हाँ पहले यूनिट्स कन्वर्ट करें एंड ये वो। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि ग्राम्स में हीट कैपेसिटीज़ की फाइंड कर लेते हैं और बाद में जो है वो इजीली 1000 से करके आपके पास किलोग्राम्स में आ जाएगी, तो एक ही बात है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि अगर जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके साथ भी आपका सॉल्व हो रहा है और हम बाद में उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक ईजी डील है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है कि जो टोटल हीट कैपेसिटी है सॉलिड की वो हमने फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे कि हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड इज इक्वल टू, अब कैलोरी मीटर में जो है एक खुद कैलोरी मीटर यानी कि वो जो खुद डिवाइस है, जो पोर्ट है, वो खुद हीट गेन करेगा और इसी तरह जो उसके अंदर मौजूद वाटर है वो भी हीट गेन करेगा। तो इसमें सिंपल आपने हीट गेन्ड बाय वाटर और हीट गेन्ड बाय कैलोरी मीटर, इन दोनों को आपने जो है वो कैलकुलेट करना है और उन दोनों को प्लस कर लेना है यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास हीट लॉस्ट बाय सॉलिड के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हीट जहाँ पे भी इन्वॉल्व है, इसका सिंपल फार्मूला है MC डेल्टा टी, मैस भी दिया हुआ है आपके पास, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 4.2, और इसी तरह से जो है वो आपके पास डेल्टा टी, अब ऊपर 35 था और एक था 20, यानी कि फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस किया तो 35 माइनस 20। अच्छा, अब इस सब को आप कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12,600, ठीक है। इसी तरह आपने कैलोरी मीटर जो है इसकी जो है वो हमने MC डेल्टा टी वाला ही फॉर्मूला लगाया, सिर्फ C की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है, यानी कि ये तो वाटर की थी 4.2, इसी तरह कैलोरी मीटर की क्या है 0.9, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसी तरह इसका वाटर का मैस था 200 ग्राम और इसका मैस था 60 ग्राम्स, ठीक है। और टेम्परेचर तो दोनों का सेम था क्योंकि वो सेम सराउंडिंग्स में जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे अब आपने वैल्यूज़ पुट की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब इन दोनों को आप ऐड ऑन कर लें, तो यहाँ पे देखें मैंने ऐड अप किया और मेरे पास क्या आंसर आ गया 13,410 जूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड है वो भी किसके इक्वल होगी, MC डेल्टा टी के, यानी कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला ही है MC डेल्टा टी। यहाँ पे देखें M आपके पास मैस दिया हुआ है सॉलिड का 200 ग्राम पीस है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। इसी तरह C, और अभी हमें जो है ये C ही फाइंड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो डेल्टा T आपके पास जो है वो आ गया 110 माइनस 35। अब देखें ये 110 माइनस 35 क्यों किया, यहाँ पे ये जो है ये इसका टेम्परेचर था फाइनल, इसको यहाँ तक हीट किया गया था, माइनस ये जो है इसका बाद वाला टेम्परेचर है। तो अब इसको 110 माइनस 35 जब हम करेंगे डेल्टा T, तो ये आपके पास आ गया 75।
अब सी की वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं है तो फिलहाल हम इसको रख देंगे 15,000 CQ, पता नहीं है और इनफैक्ट आपने यही फाइंड करनी है। तो वो जो ऊपर हमने कहा था कि हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरी मीटर, तो इसकी जो है वो हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। अब ऊपर आपके पास 15,000 C आंसर आया हुआ था, इज इक्वल टू हमने निकाला गया था उन दोनों को प्लस करके 13,410। अब हमें यहाँ से क्योंकि C फाइंड करना था तो 15,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर आपके पास आ जाएगा पॉइंट यानी कि 0.894 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे अगर आपको जूल्स यानी कि पर ग्राम को अगर आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 1000 से जो है वो कर लीजिएगा, तो आपके पास जो है वो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपने जो है वो 1000 से डिवाइड करना होता है और वाइस वर्सा, लेकिन यहाँ पे अब डिवाइड बाय है ना, तो यहाँ पे यानी कि थोड़ा सा ऑपोजिट होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइड बाय है तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किलोग्राम्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास है कि एक हॉट स्टील रोड है एंड इट इज़ कूल्ड बाय प्लंजिंग इट इनटू द कोल्ड वाटर, कि आपने इसको ठंडे पानी में डाल के जो है वो ठंडा करना है। अब ये जो स्टील रोड है इसका मास आपके पास है 3 kgs और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 450। अब ये इनिशियल टेम्परेचर है और अब ये ठंडे होकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि इसका फाइनल टेम्परेचर है। अब यहाँ पे यानी कि C की वैल्यू आपको दी हुई है 460, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले हमें मैस ऑफ द स्टील रोड दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आपके पास गिवन डेटा हो उसको नोट कर लें तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैस ऑफ स्टील रोड दिया हुआ है, उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, उसकी हीट कैपेसिटी स्टील की नोट कर ली और यहाँ पे आपने हीट लॉस्ट बाय स्टील रोड यानी कि Q फाइंड करना है। तो हम हीट फार्मूला लगाएंगे MC डेल्टा T, ये आपको वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं। अब देखें अगर आप कहें कि ये फाइनल टेम्परेचर था 50 और इनिशियल है 450, तो हमने यहाँ पे 50 माइनस 450 क्यों नहीं किया, तो ये वो वही ऊपर वाली ट्रिक है। जैसे अब स्टील की रोड थी वो हॉट थी और अब उसने जो है वो हीट लूज़ करके कोल्ड पे आना है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ कूल हो रही होती है तो हम उसमें से इनिशियल माइनस फाइनल यानी कि ये वाली ट्रिक लगाते हैं। इवन देन अगर आप 50 माइनस 450 भी कर दें तो इसका आंसर जो है वो -400 आएगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप अगेन वही फॉर्मूला रखना चाहें फाइनल माइनस इनिशियल तो इसमें साथ जो है वो माइनस साइन चलेगा। तो ओवरऑल हम Q की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रीज़न ये और दूसरी जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि अगर कोई चीज़ कूल होने पे जा रही है यानी कि उसने अगर हीट एनर्जी लूज़ करनी है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे और अगर उसने हीट अपने अंदर ऐड करनी है एब्जॉर्ब करनी है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास डेल्टा T की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना था, हमने हीट एनर्जी फाइंड करनी थी, तो अब MC डेल्टा T, अब मैथ्स क्या था 3 kg, C की वैल्यू गिवन है, डेल्टा T अभी हमने ऊपर फाइंड किया, तो ये जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 552,000 जूल्स एंड अगेन अगर हम इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 552 किलो जूल्स आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे बुक में भी यही गिवन है और अगर जो है वो हम यहाँ पे आप वो फाइनल माइनस इनिशियल के साथ चलते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और आपने एंड पे लिख देना है कि हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम देयरफॉर इट हैज़ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये दोनों तरह से जो है वो सही सॉल्व हो जाएगा, या तो वो आप ट्रिक यूज़ कर लें या फिर माइनस की आपको रीज़न देनी होगी एंड पे। तो ये थे न्यूमेरिकल्स आपके यूनिट नंबर 10 के। अगर इसमें कोई भी न्यूमेरिकल समझने में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मिस्टेक आपने पॉइंट आउट करनी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।